मैंने अर्लियर चैप्टर में एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें वेद अनुबंध के समस्त आवश्यक लक्षण, ऑल द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें एक पॉइंट था कि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। दे मस्ट हैव अ कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग देयर बाई यदि ठहराव करने वाले, अनुबंध करने वाले पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता नहीं है तो फिर उनके द्वारा किया गया ठहराव, दिया गया वचन, की गई प्रतिज्ञा का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए अनुबंध की वैधता के लिए, फॉर द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, इट इज द एसेंशियल फीचर्स दैट दे मस्ट हैव अ कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सवाल पैदा ये होता है कि अनुबंध करने की क्षमता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 11 में लिखा है कि राजनियम की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है। ईच एंड एवरीबॉडी हैव अ कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। राजनियम की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है, बशर्ते कि वह संबंधित राजनियम के द्वारा, बशर्ते कि वह संबंधित राजनियम के द्वारा वयस्क आयु का हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो और राजनियम के द्वारा अनुबंध के अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, सेक्शन 11 में स्पष्ट लिखा है कि राजनियम की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है। ईच एंड एवरीबॉडी हैव अ कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बशर्ते कि वह संबंधित राजनियम के द्वारा, जिसके अधीन ये बात चल रही है, वयस्क आयु का हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो और वह राजनियम के द्वारा अनुबंध के अयोग्य घोषित नहीं किया गया। तो यदि सेक्शन 11 का अपन पोस्टमार्टम करें तो हम देखेंगे कि निम्नलिखित 3 पक्षकार ऐसे हैं जिनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं है। जैसे नंबर 1 अवयस्क, नंबर 2 अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति और नंबर 3 ऐसे पक्षकार जिनको राजनियम ने अनुबंध के अयोग्य घोषित कर दिया हो। कौन कौन से पक्षकार हुए? नंबर 1 अवयस्क, नंबर 2 अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति और नंबर 3 अनुबंध के अयोग्य घोषित पक्षकार। माइनर a person of unsound mind and the parties which are disqualified by the law itself। अपन क्रमश है एक एक पॉइंट का अपन खुलासा करेंगे। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक माइनर अवयस्क। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट डू यू मीन बाय द माइनर? What do you mean by the minor? अवयस्क क्या है? भारतीय वयस्कता अधिनियम, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 की धारा 3 में स्पष्ट लिखा है कि अवयस्क से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से हैं जिसने नंबर 1 18 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की हो, जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की हो, और नंबर 2 यदि संबंधित व्यक्ति के लिए कोर्ट ऑफ वार्ड के द्वारा संरक्षक नियुक्त किया गया है तो 21 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की हो। ऐसा व्यक्ति जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, वो गार्जियंस के अधीन
अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति तब तक अवयस्क माना जाएगा जब तक कि उसकी उम्र 21 वर्ष नहीं हो जाती। तो ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की हो, और ऐसा व्यक्ति जिनके लिए संरक्षक गार्जियंस नियुक्त किया गया है 21 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की हो। नाउ द थिंग इज क्लियर। अब यदि मान लीजिए अवयस्क है तो उसकी कानूनी पोजीशन क्या रहेगी? व्हाट वुड बी लीगल पोजीशन, लीगल स्टेटस? तो मैं कुछ प्रोविजंस, कुछ बातें आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अवयस्क के साथ में किया गया ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होता है, न कि व्यर्थनीय। क्या होता है? वॉइड, नॉट वॉइडेबल। ध्यान देंगे शब्दों पे। व्यर्थ होगा, न कि व्यर्थनीय। ये जो लाइन है ये एक मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष इस मुकदमे से जुड़ी हुई है। आप थोड़ा सा शब्दों पे मेरा ध्यान देंगे तो आपको बात समझ में आएगी। मोहरी बीबी के पति का नाम था ब्रह्मोदत्त। धर्मोदास घोष ने अपनी संपत्ति को बंधक रखते हुए ऑन बिहाफ ऑफ द मॉर्गेज ऑफ इट्स लैंड, ऑफ हिज लैंड, संपत्ति के बंधक के आधार पर 20,000 रुपये की राशि मोहरी बीबी के पति ब्रह्मोदत्त से लेना तय किया, और उन्होंने तत्काल 8,000 रुपये ले भी लिए। ये बहुत पुराना मामला है, 1895, 20 जुलाई 1895 का प्रकरण है ये। और इसने एक तरीके से ये पूरे सिस्टम की हवाई चेंज कर दी। 20,000 रुपये लेना तय किया, मैंने आपको बताया 8,000 रुपये तत्काल ले लिए। और जब ब्रह्मोदत्त का वकील बंधक की कार्रवाई कर रहा था, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा था, तब उसे पता चला कि धर्मोदास घोष जो है वो अवयस्क है, माइनर है। तो अब संकट ये खड़ा हुआ कि अब किस तरह से कैसे क्या निपटा जाए। तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि अपन धर्मोदास घोष से ये लिखवा लें कि जिस समय वो संविदा की थी उसके पहले वो वयस्क हो चुका था। तो 17 जून 1895 को एक डॉक्यूमेंट्स लिख के दिया है धर्मोदास घोष ने, स्वयं नहीं, कि मैं 17 जून 1895 को वयस्क हो चुका। ये बात है 20 जुलाई 1895 की, यानी लगभग 1 महीने पहले वो वयस्क हो गया। एंड नाउ ही हैव ए कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक्चुअल के अंदर वो अवयस्क ही था। अब हुआ ये कि 8,000 रुपये की राशि लेने के पश्चात उधर तो वो संकट में आ गए, और उधर धर्मोदास घोष ने स्वयं ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंदर वाद प्रस्तुत किया कि मेरी संपत्ति को जो है वो बंधक बनाया जा रहा है। मैं क्योंकि अवयस्क हूँ इसलिए मेरी संपत्ति को बंधक बनाने से रोका जाए। ये मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंदर चला गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उस एग्रीमेंट की जो भी बातें थी उनकी गहराई के अंदर गए तो उनको पता चला कि सही मायने के अंदर धर्मोदास घोष अवयस्क था। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस ठहराव को खारिज करते हुए ये निर्णय प्रतिपादित किया कि इस ठहराव का कोई औचित्य नहीं है, लिहाजा ये ठहराव निरस्त किया जाता है। तब ब्रह्मोदत्त जी ने अपने बचाव के लिए बहुत सारी बातें कोर्ट के सम्मुख पेश करी। उन्होंने कहा कि भाई इसने जो बातें कही है वो एक तरीके से हमारे साथ में धोखा किया है, कपट किया है। इसने लिखित में दिया है कि मैं 17 जून को वयस्क हो चुका हूँ,
तब न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि अवयस्क के विरुद्ध अवरोध का सिद्धांत भी लागू नहीं होता। ये तो आपको ही संभल के रहने की आवश्यकता है। अवयस्क अगर चाहें तो मिथ्या वर्णन और झूठ के आधार पर भी अपने फायदे के लिए काम कर सकता है। दूसरा, ब्रह्मोदय जी ने ये बात रखी कि क्योंकि वो हमारे से जो है वो 8,000 रुपये ले चुका और अब आज की तारीख के अंदर वो वयस्क हो चुका है, इसलिए उसको जो है बाध्य किया जाए। तब कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि अव्यस्तता के दौरान किए गए ठहराव को वयस्क होने के पश्चात पुष्टि नहीं, वो चाहते हुए भी उसका रेटिफिकेशन भी नहीं कर सकता। फिर उन्होंने तीसरा तर्क ये दिया कि हमारी जो मूल राशि है 8,000 रुपये जो हम दे चुके वो हमें वापस लौटाई जाए। तब कोर्ट ने ये धारित किया कि यद्यपि प्रत्यास्थापना का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ द रेस्टोरेशन जैसे थे, ये सिद्धांत अवयस्क के मामले में भी लागू होता है, लेकिन लागू तब होता है जब वो चीज़ मूल रूप में अवयस्क के पास में उपलब्ध हो या हम ट्रेस आउट कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ब्रह्मोदय जी के सारे ही तर्क को नकारते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अवयस्क के साथ में किया गया ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होता है, न कि व्यर्थ नहीं। यदि व्यर्थ नहीं होता तो ये पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय हो जाता, और इन दिस कंटेस्ट पीड़ित पक्षकार है ब्रह्मोदय जी, तो उसको कानून जो है कुछ संरक्षण देता। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये बोल दिया कि इट इज वॉइड एब इनिशियो, ये तो प्रारंभ से ही व्यर्थ है, इसकी न तो पुष्टि हो सकती न इसका कोई मतलब है, ये पूर्णतया एक तरीके से कानून की नज़रों में खर्च है, लिहाजा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। कलकत्ता उच्च न्यायालय के विरुद्ध ब्रह्मोदय जी ने प्रिवी काउंसिल के अंदर अपील करी, और जब ये अपील की कार्रवाई चल रही थी उसी दौरान ब्रह्मोदय जी का देहांत हो गया और उसकी पत्नी मोरी बीबी ने उस केस की कमान संभाली, इसलिए इसका नाम हो गया मोरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। प्रिवी काउंसिल ने जो है इन सारी बातों को और तर्कों को नकारते हुए कलकत्ता उस न्यायालय के निर्णय को एज इट इज़ इंटैक्ट, कोई चेंज नहीं किया। उन्होंने कहा कि वास्तव में ये बात सही है कि अवयस्क के साथ में किए गए ठहराव का कोई अर्थ नहीं है। अवयस्क अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकता है, कोई भी अपने फायदे का सौदा कर सकता है, ये वयस्क व्यक्ति के समझने की बात है, हम इसमें किसी तरह की कोई मदद नहीं कर सकते। तब ये बातें बनी कि अवयस्क के साथ में किया गया ठहराव पूर्णतः व्यर्थ, वॉइड एब इनिशियो, ने कि व्यर्थ नहीं, वॉइडेबल नहीं होता है। अवयस्क के साथ में अवरोध का सिद्धांत भी लागू नहीं होता, मैंने आपको बताया। नंबर 3, अव्यस्तता के दौरान किए गए कार्यों की वयस्क होने के पश्चात पुष्टि नहीं, इतनी जोरदार बात है। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि अव्यस्क अपने लाभ के लिए अनुबंधात्मक संबंध स्थापित कर सकता है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 17 के अंदर स्पष्ट लिखा है कि एक अव्यस्क हस्तांतरित ही हो सकता है, ही में भी ट्रांसफरी, लेकिन हस्तांतरक नहीं हो सकता। यदि कोई संपत्ति उसके नाम से है तो उसका हस्तांतर नहीं हो सकता, लेकिन उसके हित के लिए जो है वो हस्तांतरित ही हो सकता है। इसी तरह से अवयस्क के द्वारा किए गए कार्यों के लिए माता पिता उत्तरदायी नहीं। ये ध्यान देंगे इस बात पे कि अगर अवयस्क ने कोई कार्य कर लिया तो उनके पेरेंट्स को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखने की बात है कि अवयस्क एजेंट के रूप में सेवाएं दे सकता है। यदि पेरेंट्स ने उसको एजेंट के रूप में काम लिया है तो उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उसके माता पिता जो है वो उत्तरदायी होंगे। ठीक इसी प्रकार से अवयस्क को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता। दिवालिया तो तब घोषित होता है जब
मांगने वालों की संख्या फेरियत लंबी हो, लेकिन आप जानते हैं कि अवैध से तो कोई डिमांड कर ही नहीं सकता, इसलिए दिवालिया घोषित होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अब एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति ने अवयस्क के जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करी है, सप्लाई ऑफ द लाइवलीहुड, जीवन निर्वाह संबंधी अनिवार्य आवश्यकताओं की अगर पूर्ति की है, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि अवयस्क की संपत्ति, इफ एनी, यदि है तो उसकी संपत्ति में से वो भुगतान किया जा सकता है, लेकिन अवयस्क को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इसी प्रकार से एक पॉइंट बना कि अवयस्क का प्रतिभू के प्रति कोई उत्तरदायित्व तो नहीं। प्रतिभू होता गारंटर। यदि मान लीजिए किसी गारंटर ने अवयस्क की गारंटी ली है, ध्यान देंगे, अगर किसी गारंटर ने अवयस्क की गारंटी ली है तो ऐसी स्थिति में गारंटर तो वचनग्रहीता के प्रति या यूं कह लीजिए ऋणदाता के प्रति गारंटर तो उत्तरदायी होगा, लेकिन अवयस्क का प्रतिभू के प्रति कोई दायित्व नहीं होगा। गारंटर तो अपने वचन का निष्पादन करेगा। सामान्य नियम यह है कि जैसे ही गारंटर अपने वचन का निष्पादन करेगा, वैसे ही प्रतिभू ऋणदाता का स्थान ग्रहण कर लेगा। अब ऋणदाता प्रतिभू हो गया, लेकिन प्रतिभू ऋणदाता होने के बावजूद भी अवयस्क से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया प्रत्यास्थापना का सिद्धांत एज इट इज लागू होगा। यदि मान लीजिए एक व्यक्ति बाजार से 1 किलो सेव लेके जा रहा है और उसने पेमेंट किया नहीं और फिर उसने ये कह करके कि मैं तो अवयस्क हूँ, या वो घर लेके चला गया, हम इस बात को समझना। तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता अनुसार वो सेव वापस विक्रेता को लौटाने पड़ेंगे। इस कानून का वो दुरुपयोग नहीं कर सकता। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए एक अवयस्क संयुक्त वचनदाता के रूप में है, जॉइंट प्रोमाइजर के रूप में हैं, तो नियम तो ये है कि उनका जॉइंट एंड सेवरली रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन अगर अवयस्क है तो केवल वयस्क वचनदाता ही वचनग्रहीता के प्रति उत्तरदायी होगा, अवयस्क की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसी प्रकार से अवयस्क साझेदार के रूप में, तो अब क्योंकि पार्टनरशिप डीड इटसेल्फ इज अ कॉन्ट्रैक्ट और ये क्योंकि अवयस्क है, इसलिए साझेदारी अधिनियम की धारा 30 के अंदर स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी अवयस्क को साझेदार नहीं बनाया जा सकता। यदि फर्म सभी साझेदार अगर सहमत हो तो उसको लाभ के अंदर भागीदार बनाया जा सकता है, उसको साझेदार का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसी तरह से एक अवयस्क अंशधारी के रूप में ये भी एक बात आती है, उसमें स्पष्ट बात ये कही हुई है कि यदि कंपनी अंतर्नियम के अंदर प्रावधान हो, देयर इज प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो उसको अंशधारी बनाया जा सकता है। लेकिन यदि उन्होंने पार्टली पेड अप अंश उसको निर्गमित कर दिए तो शेष राशि प्राप्त करना उनके लिए संभव नहीं होगा। इसी तरीके से विनिमय साध्य विलेख और अवयस्क एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक प्रतिज्ञा पत्र और विनिमय पत्र, और ये अगर कोई अनादृत हो जाता है लास्ट में, तो उस विलेख से जुड़े हुए पक्षकार सभी पक्षकार वचनग्रहीता के प्रति उत्तरदायी होंगे, लेकिन अवयस्क का उस विलेख के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं हो सकती। तो मोटे तौर पर आप देखेंगे कि अवयस्क को कानून ने एक संरक्षण प्रदान किया है, एक सुरक्षा कवच दिया है, लेकिन जैसा कि केनियन ने कहा है
कि कानून के द्वारा प्रदत्त इस सुरक्षा कवच का उपयोग ढाल के रूप में करना चाहिए, तलवार के रूप में नहीं। मीनिंग देयर भाई, अगर मान लीजिए कोई अवयस्क इस कानून की आड़ के अंदर कोई दंडनीय अपराध करता है तो वो ठीक उसी प्रकार से उत्तरदायी होगा जिस तरह से वयस्क व्यक्ति होता है। तो कुल मिला करके ये अव्यक्त से संबंधित बातें जो है मैंने आपको बताई है। तो नट एंड शेल के अंदर ये एक तरह से शील्ड है विच इज़ गिवन बाय द कोर्ट लॉ इटसेल्फ, लेकिन इसका उपयोग जो है वो शील्ड के रूप में करना चाहिए, तलवार के रूप में नहीं। दैट्स ऑल।